हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगला चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले वाला चैप्टर मैंने आपको समझाया था, उसमें मैनेजमेंट की बात हुई थी, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी। तो हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं और उसके बारे में समझेंगे, उसके फीचर्स वगैरह है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दिए गए हैं फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, और ये एक साइंटिस्ट था, और दूसरा जो है हेनरी फेयल, ये भी एक साइंटिस्ट था। एक मैकेनिकल इंजीनियर था और एक माइनिंग इंजीनियर था। तो अब ये दोनों ने स्टडी तो अच्छे से मैनेजमेंट के बारे में की, और एक ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया और एक ने प्रिंसिपल्स बताए। तो प्रिंसिपल्स बताने वाला है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ लेते हैं हम। सोनू भाई, अरे सोनू भाई, यार सॉरी फॉर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, काम था एक, तो थोड़ा सा उनको इमरजेंसी काम था, उनको कुछ कहना था। तो आई एम सॉरी फॉर, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ कुछ आपके 30 सेकेंड्स लेना चाहूँगा। तो गाइज सॉरी फॉर थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो साइंटिस्ट ने दिए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक का नाम फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर और दूसरा था हेनरी फेयल। ये दो साइंटिस्ट थे। साइंटिफिक जो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर था, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है गाइज कि फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए। FWT करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म है इसका फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। और ये जो था साइंटिस्ट, ये था इंजीनियर। किस चीज़ का इंजीनियर? मैकेनिकल इंजीनियर था। और जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसकी मैं बात करता हूँ, हेनरी फेयल, वो था माइनिंग इंजीनियर। तो गाइज एनसीईआरटी को बिल्कुल क्लियरली पढ़ें, बिल्कुल क्लियरली एक एक शब्द को अच्छे से समझें और समझ कर पढ़ें, आगे बढ़ें। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किस बंदे ने, किस साइंटिस्ट ने दिए थे। उसका नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयल ने बताए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव बाय हेनरी फेयल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड scientific management is given by फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो हम समझते हैं गाइस साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बताए थे टेलर ने। तो उससे पहले हम समझ लेते नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है आता है प्रिंसिपल, सबसे पहला आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है यूनिवर्स एप्लीकेबल है, मतलब यूनिवर्सेस ये एप्लीकेबल है, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, मतलब कि एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं जनरल गाइडलाइंस देखते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर एग्जांपल, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वर्कर्स को कुछ जनरल गाइडलाइंस देना पड़ेगी। मैनेजर है तो मैनेजर क्या करेगा
जनरल गाइडलाइंस देगा वर्कर्स को, काम करने वाले वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि आप इस तरीके से काम को करें, इस तरीके से करें, इसको इस तरीके से मैनेज करें, इसको इस तरीके से मैनेज करें। वो मैनेजर का काम होता है, वो जनरल गाइडलाइंस होती है उसके पास, वो जनरल गाइडलाइंस देता है वर्कर्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था, आप ध्यान दें, इसके पहले वाले चैप्टर में कुछ इसी तरीके का एक पॉइंट आया था। कौन सा था वो? साइंस मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस में सेकंड पॉइंट आप देखना, उसके अंदर आया था मैनेजमेंट बाय फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो गाइज वो पॉइंट और ये वाला पॉइंट वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। मतलब ये आपको फिर से समझा देता हूँ। फॉर्म बाय प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री लैब होता है, आपके स्कूल वगैरह में केमिस्ट्री लैब होंगे, तो आपने वहाँ कई सारे है ना एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक केमिकल मिला तो कुछ रिजल्ट आए, फिर और प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ और रिजल्ट आते हैं, फिर और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ और रिजल्ट आते हैं। तो प्रैक्टिस करते जाते और एक्सपेरिमेंट हो जाता है, फिर एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट हो जाता है। इसका मतलब होता है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब उसके बाद गाइज हम आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल का बोल सकते हो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो सही से चल रहा है कि नहीं, वो वर्कर्स फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेनली बिहेवियरल मतलब वही सेम पॉइंट मैंने आपको जो बताया, मेनली बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफेक्ट मतलब कि वर्कर्स और मैनेजर और वर्कर्स जो है उनके बीच में अच्छा मजबूत रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, मजबूत रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो मजबूत रिलेशनशिप के साथ अच्छे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और वर्कर से एक कोई सी गलती हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस हो गया, तो एकदम से उस वर्कर के ऊपर एकदम से हावी नहीं होना कि यार तूने क्या कर डाला, नहीं, ऐसा नहीं। वर्कर से प्यार से अच्छे से रिलेशंस बनाते हुए, अच्छे से कस्टमर भी आता है तो उससे अच्छे से रिलेशन बनाते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, और वर्कर से भी अच्छे से बात करके उनसे अच्छे से रहना है। इफेक्ट, इसको कहते हैं इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद आता है कंटिंजेंट कहता है, ये तो आप बुक में से समझ सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ सकते हो, बहुत इजी है, समझ सकते हो आप एनसीईआरटी में। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको कहूँगा, अगर आपको बोर्ड में टॉप मारना है ना तो एनसीईआरटी को पकड़ लो। कोई चीज़, कोई ना पीडीएफ ना कुछ ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ मैं 10 बार बोलूँगा, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड घोल के पी जाओ, एक एक वर्ड, भाई बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, समझ जाओ, आप टॉप करोगे। क्योंकि और टॉप भी ऐसा नहीं, अच्छे से मतलब एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उसको ईजिली आसानी से प्रेजेंट कर सकता हूँ एग्जाम के अंदर। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, आप डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, फिर मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनसीईआरटी का टॉपिक है। सबसे पहला बोलता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री वगैरह होती है, तो वहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल फैक्ट्री ही है। उसके अंदर मैनेजर होता है तो उसको मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, तो मैनेजर के लिए भी वो कुछ अच्छे से इंतज़ाम वगैरह करके रखते हैं। वो यूज़फुल इंसाइट इंटू रियलिटी मतलब कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं। मैनेजर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे तो मैनेजर भी अच्छे से काम करेगा, उसको अच्छी सैलरी इनकम देंगे तो अच्छे से काम करेगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब इतना समझते हैं, फिर बाद में हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं तो वो किस मतलब
आप समझ सकते हो, मैं आपको समझाया था मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला भी था कि जो इसके पहले वाला चैप्टर है और ये चैप्टर मिलते जुलते हैं, तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम समझेंगे। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी हमने पढ़ा था उसमें, इसके पहले वाले चैप्टर में सेम पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ उसी चैप्टर से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब एफिशिएंसी वाला काम करना, कम खर्चे पर अच्छा रिसोर्स लाना और कम खर्चे पर उसको सेल करना। ठीक है गाइस, अब उसके बाद समझाता हूँ मैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इफेक्टिवली मैंने आपको समझाया था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवली ये पॉइंट उन दोनों से मिलता जुलता है। गाइस आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन कहता है कि साइंस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है साइंस के अंदर। आप केमिस्ट्री लैब में गए तो आपको एक एक्सपेरिमेंट, आपने खूब प्रैक्टिस करी उस एक्सपेरिमेंट की, खूब प्रैक्टिस करके आपने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। आपके टीचर ने आपको काम दिया था कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपने खूब सारी केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करके आपने एक एक्सपेरिमेंट बना लिया। अब एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, अब आपके टीचर से आपने कहा कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट तैयार कर लिया है, आप आके मुझे, मैं आपको समझा भी सकता हूँ किस तरीके से मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताया है। तो आपका वहाँ पर साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए, आपको वहाँ पर साइंटिफिक, फिर आप समझाएंगे अपने टीचर को कि हाँ सर मैंने बताया। अब आप बताएंगे तो साइंटिफिक डिसीजन आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि मेरे को कौन सा केमिकल यूज़ करना है, कौन सा क्या केमिकल लेना है, आप खुद ही डिसाइड करोगे, डिसीजन लोगे, उसको कहते हैं साइंटिफिक डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। तो मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जांपल दूँ तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में अभी कोरोना वगैरह फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो कोरोना ने तो अच्छी खासी वाट लगा चुका है, तो उसके लिए आप अपनी दुकान पे सैनिटाइज़र वगैरह रखोगे। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर आया तो कस्टमर के साथ सबसे पहले आप उसको सैनिटाइजेशन करोगे, उसके बाद में उससे आप नोट वगैरह लोगे, उसके बाद उसको अपना प्रोडक्ट देके फिर आप खुद सैनिटाइज करोगे। तो इसका मतलब ये होता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपको फ़ौरन एक्शन लेना पड़ेगा एनवायरनमेंट के चलते। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना है कि आपने आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगली, मतलब वो सेटिस्फाइड है कि नहीं लीगली आपको जैसे कुछ गवर्नमेंट को कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ते हैं, तो गाइज इसका ये मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो वर्कर्स जो होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दोगे तभी आप वो अच्छे से मैनेज करेंगे, हर चीज़ को मैनेज करेंगे। तो जो मैनेजर होता है वो अच्छे से ट्रेन करता है उनको वर्कर्स को, जो वर्कर्स होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग देता है, तो जब जाके वो अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो गाइज ये था सिर्फ और सिर्फ हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो उसने दिए थे, मैंने आपको वो समझाए हैं। अब क्लियरली आप समझ लेना, आगे मैं समझाता हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। वो किसके प्रिंसिपल है? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। किसके प्रिंसिपल्स दिए, किसने दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और फ्रेडरिक विंसलो टेलर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताए, तो आपको सिर्फ दे दिया जाएगा क्वेश्चन में नेम द फुल फॉर्म ऑफ FWT। तो आपको हमेशा नाम याद रखना होगा और आपको इस तरीके का फुल फॉर्म देना होगा इसका। और मैं इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट पर जा रहा हूँ, तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप साइंस, मतलब कि साइंस से ही वो साइंस और ये अलग अलग है, ध्यान से समझना। साइंस ये जो है और ये जो है, ये दोनों अलग अलग है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ केमिस्ट्री लैब का। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, तो जिसको पता है कौन सा केमिकल मिलेगा और फिर वो चेंजेस कुछ बना के देगा हमें, पूरा कुछ बनेगा, कुछ केमिकल्स से मिलाकर केमिकल्स, कुछ डिफरेंट केमिकल्स मिलाकर कुछ चीज़ बनेगी। तो इसका मतलब नहीं है, कुछ लोग और भी खड़े होते हैं वहाँ पर जिनको पता नहीं होता है कि अगर कौन सा केमिकल हमें मिलाना है, क्या करना है, कौन सा केमिकल किस तरीके से मिलाना है हमें, है ना। तो वो बीच में बोलने लगते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब है वही कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको आता है, उनको पता नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ भी बोलते हैं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका ये मतलब है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स वगैरह सब होते हैं, वर्कर्स। तो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में अच्छा वो होना चाहिए, रिलेशन, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा मिलजुल के काम करेंगे तो हार्मोनी बनी रहेगी, ठीक है। हार्मोनी, अच्छा हार्मोनी का मतलब कि एक माहौल बना रहेगा, अच्छा माहौल बना रहेगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा माहौल बना रहेगा तो अच्छे वर्कर्स भी अच्छे से काम करेंगे, अच्छे माहौल में रहकर वो खुशी से काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उससे मिलता जुलता है। कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉरपोरेशन मतलब कॉपरेट मतलब जो वर्कर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वर्कर्स है, तो मैनेजर और वर्कर्स दोनों आपस में कॉपरेट कर काम करें, मिलजुल कर काम करें, अच्छे से काम करें और सैलरीज वगैरह अच्छे से दी जाए। वर्कर्स को सैलरीज वेजेस वगैरह दिए जाते हैं, तो उनको अच्छे से एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सैलरी वेजेस दिए जाए तो अच्छे से काम करेंगे और मिलजुल कर कॉपरेट रहकर काम करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी, सर्वाइव भी होगा और प्रॉफिट भी आएगा, अच्छे से काम होगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, एक मिनट। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मैंने आपको बताया अभी वर्कर्स को सैलरी वगैरह देना चाहिए, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते अगर आप ध्यान से समझो तो। एक और बात समझाऊंगा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसको डेवलप होना ही पड़ता है। आप चाहे वर्कर्स रखो, अच्छे से अच्छा वर्कर्स रखना पड़ता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी कहीं से भी उठा के लिया है और वर्कर रख लिया, मतलब उसको अच्छा वर्कर जो मतलब समझदार वर्कर हो उसको लाकर आपको रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि वर्कर्स जो है उनको अच्छे से जो है अच्छा वर्कर ढूंढ के लाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है अब आपको अच्छी ट्रेनिंग देना पड़ेगी उनको। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ढूंढा के अच्छे से समझदार वर्कर ढूंढ के लिया है, अब उसको तो पता नहीं कैसे क्या करना है, तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग देना पड़ेगी, ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ट्रेनिंग दोगे तो वो अच्छे से काम करेगा, उसको समझ आएगा अच्छा ये काम इस तरीके से करना है, तो वो अच्छे से काम करेगा और खुशी से काम करेगा। और आपको उसको टाइम पर सैलरी वेजेस वगैरह देना पड़ेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही था। अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और तब तक के लिए अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, आप जो करना चाहें कर लें। आप जो है इसके नोट्स बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और एक एक वर्ड को अच्छे से घोल कर पी जाएं, क्योंकि उसके अलावा आपको कहीं से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ लिया, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दें, वो बोर्ड वाले एमपी बोर्ड या कोई सा बोर्ड है, बोर्ड वाले आपको कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दें, एग्जाम में आप फोड़ के आओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करके आओगे। एनसीईआरटी पढ़ लो, बस एनसीईआरटी घोल के पी जाओ। तो आप नोट्स बनाना चाहे तो बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। Thanks for watching.